हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 12 फिजिक्स में ट्रांसफार्मर और इसके प्रकार, साथ में इसका कार्यविधि, सिद्धांत, सब कुछ इसी एक ही लेक्चर में कंप्लीट। तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। किस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर कार्य करता है, इसकी कार्यविधि क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके सूत्र की स्थापना, इसका उपयोग, इसमें किस प्रकार से ऊर्जा हानि होती है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों, वो चीज हम चर्चा करेंगे। शुरू करें। सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा या बढ़ा देता है। ये एक चीज आपको याद रखना है। आपके घर में जो बिजली आती है, मतलब लाइट आपको प्राप्त हो रहा होता है, वो कम वोल्टेज का रहता है और पहले वो हाई वोल्टेज का होता है, जिसे ट्रांसफार्मर की सहायता से हम कम वोल्टेज में उसे परिवर्तित कर अपने घरों में यूज करते हैं। आपके नज़दीक में कहीं भी ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उसका काम क्या है कि हाई वोल्टेज, जैसे 11,000 वोल्टेज मान लीजिए मेन लाइन आ रहा होता है, उससे 250 से 300 वोल्टेज प्राप्त करना है, तो ट्रांसफार्मर के माध्यम से वोल्टेज को कम किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, एक उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। अर्थात ट्रांसफार्मर की सहायता से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल चिंता ना करें। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना बच्चों, इसी में सबसे बड़ा कलात्मक रूप से संरचना में जो है ना वर्णन है। और यदि ये डायग्राम आप समझ गए तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप चिंता ना करें। अन्योन्य प्रेरण क्या कहता है भाई साहब कि जब हम एक कुंडली में धारा बहाते हैं तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे यहां हम दो ट्रांसफार्मर बना के रखें, एक अपचाई ट्रांसफार्मर और एक उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, दोनों ट्रांसफार्मर आपको लगता है सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ये आपका जो अपचाई ट्रांसफार्मर, ये पहला जो ट्रांसफार्मर है अपचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा? अपचाई। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। ये मुख्य रूप से अभी डिफरेंस दिख रहा होगा। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो परिणामित्र बोलते हैं। याद रखियो आप लोग, परिणामित्र ट्रांसफार्मर का हिंदी रूप है। लोग कुछ बुक में क्या है, हिंदी दिया ही नहीं रहता, ट्रांसफार्मर डायरेक्ट इंग्लिश से भी रहता है और उसका उच्चारण भी ट्रांसफार्मर ही लिखा रहता है, परिणामित्र। ठीक है, याद रखियो आप लोग। तो ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। ट्रांसफार्मर की परिभाषा आपने लिख लिया कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा या बढ़ा देता है और ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरण का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास से प्राथमिक कुंडली है, इसमें हम धारा बहाते हैं, तो इसमें क्या है भाई, धारा बहा, जिसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। यानी प्राथमिक कुंडली में हम धारा बहाते हैं तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह परिघटना अन्योन्य प्रेरण की कहलाती है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर ये दोनों ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं, चाहे अपचाई ट्रांसफार्मर हो या उच्चाई ट्रांसफार्मर हो। दोनों के दोनों बच्चों किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो परिभाषा वगैरह तो आप लोग समझ ही गए होंगे भाई साहब। तो आप लोग थोड़ा सा अपचाई और उच्चाई दोनों का परिभाषा लिखें। ठीक है, देखो अपचाई और उच्चाई। उच्चाई में आपको समझ में आ रहा, उच्चाई मतलब ऊंचा करना, मतलब बढ़ाना। दो ट्रांसफार्मर है, एक आपका अपचाई, दूसरा उच्चाई। तो पहले उच्चाई की परिभाषा लिख लो। तो उच्चाई का मतलब क्या है बच्चों, उच्च यानी बढ़ाना, यानी एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को, एसी वोल्टता को बढ़ा देता है किंतु धारा के मान को कम कर देता है, मतलब धारा की प्रबलता को कम कर देता है। थोड़ा समझिएगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप है ना ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन मतलब अपचाई, और उच्चाई मतलब बढ़ाना। आपको समझ में आ रहा, उच्च करना, उच्चाई। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है, बढ़ा देता है किंतु धारा के मान को कम कर देता है, उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। जब बात आती है बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर की, अपचाई मतलब घटाना, मतलब एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देता है किंतु धारा के मान को बढ़ा देता है, उसे कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर।
ठीक है, तो लिखो परिभाषा आप लोग। पहले ऊंचाई ट्रांसफार्मर की परिभाषा लिख लो कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यवर्ती वोल्टता को क्या करता है, बढ़ा देता है, किंतु धारा के मान को कम कर देता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। अपचाई मतलब स्टेप डाउन में एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यवर्ती वोल्टता को घटा देता है किंतु धारा के मान को बढ़ा देता है, उसे हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अभी आप डिफरेंस भी देखोगे दोनों में, फिर आप कहोगे सर क्या होगा, दिक्कत हो गया है ना। अब यहां पर थोड़ा सा दूसरा डिफरेंस, एक एक परिभाषा हो जाएगा डिफरेंस में। अब देखो, जब हम अपचाई बनाते हैं और ऊंचाई, ये दोनों अलग अलग है। अपचाई में ये हमारा जो पहला डायग्राम है आपको अपचाई का दिख रहा है, ये दूसरा है ऊंचाई। अपचाई क्या करता है, कम कर देता है, मतलब हमारे पास वोल्टेज ज्यादा है और कम प्राप्त करना है, तो ज्यादा है इसलिए फेरों की संख्या यहां पर हमने ज्यादा रखा, और कम प्राप्त करना है इसलिए फेरों की संख्या कम रखा हमने। कम तो द्वितीय कुंडली में हमारा जो है बच्चों कम फेरों की संख्या होगी, मतलब जो प्रत्यवर्ती वोल्टता को घटाता है उसमें फेरों की संख्या कम हो गई। यदि प्रत्यवर्ती वोल्टता को बढ़ाना है तो फेरों की संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल है। तो ये जो अपचाई होता है ये प्रत्यवर्ती वोल्टता को घटाता है, इसीलिए तो जो हमारा प्राथमिक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या अधिक है, किंतु जहां से हमें प्राप्त करना है, अन्योन प्रेरण का सिद्धांत आपको बताया गया कि भाई साहब हमारा प्राथमिक कुंडली है, इसमें हमने धारा बहाया तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स मान परिवर्तन होती है, और ये द्वितीय कुंडली है इसमें चुंबकीय फ्लक्स मान परिवर्तन होगा, फलस्वरूप इसमें एक धारा बहेगी जिसे हम प्रत्यवर्ती धारा प्रेरित धारा बोलते हैं, और इसमें जो वोल्टेज होगा वो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, यानी प्रेरित वोल्टता कहलाएगी, सिंपल है। तो जो हमारा द्वितीय कुंडली होता है इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और अधिक होता है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम, क्योंकि वोल्टता में कमी आती है। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर बच्चों, इसमें जो है ये प्राथमिक कुंडली, इसमें फेरों की संख्या कम है और हमको क्या करना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, तो यहाँ पे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या भी बढ़ा देनी पड़ेगी, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। याद रखिए, पहला तो आपने देखा कि अपचाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है, ठीक है, वो कहलाता है अपचाई ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज को बढ़ाता है वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। यहां पर एक चीज और है बच्चों, अपचाई में हमने कहा कि कम करना है इसलिए द्वितीयक में फेरों की संख्या कम है, प्राथमिक में ज्यादा है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में कम है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है। तीसरा अंतर आप लिख सकते हो कि जो हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर है ये धारा की प्रबलता को बढ़ाता है, यानी धारा के मान को बढ़ा देता है, किंतु जो हमारा ऊंचाई जो होता है वो धारा के मान को कम कर देता है। ये डिफरेंस भी आप तैयार करते चलो। तो तीन डिफरेंस तो आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कि जो अपचाई होता है वोल्टता को घटाता है, ऊंचाई जो होता है और वोल्टता को बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद जो अपचाई होता है इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है क्योंकि कम करता है, और भाई ऊंचाई जो होता है इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। ये धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है, अपचाई जो है प्रबलता को बढ़ाएगा लेकिन जो ऊंचाई है वो प्रबलता को घटा देगा। इसका परिणामन अनुपात 1 से कम होता है, ऊंचाई का परिणामन अनुपात 1 से अधिक होता है। बिल्कुल चिंता ना करें, परिणामन अनुपात क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे हम बात करते हैं सेकेंडरी का मतलब यहाँ पर द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात ही कहलाता है परिणामन अनुपात, बिल्कुल चिंता ना करें। तो जो अपचाई होता है बच्चों उसका मान 1 से कम होता है, और जो ऊंचाई होता है इसका मान 1 से अधिक होता है। अब थोड़ा सा परिणामन अनुपात आपको मैं समझाई दूं तो अच्छा रहेगा, बाद में दिक्कत नहीं होगी। ये होता है बच्चों द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या सेकेंडरी बटा एनपी प्राइमरी में। अब देखो जब मैं बात करूं अपचाई की, क्या अपचाई की, तो अपचाई में द्वितीय कुंडली में क्या होता है, फेरों की संख्या कम होती है। मान लो यहाँ पे 10 है तो प्राथमिक में तो ज्यादा ही होगा, तो प्राथमिक में आपका मान लीजिए ज्यादा ही है, मान लो मैं कहता हूं 15, तो भाई इसका 0.15 छक्का 90 कुछ ऐसा 1 से कम आ रहा है। वहीं पे जब अपचाई की बात, ये अपचाई ही चल रहा है, अपचाई ठीक है, ऊंचाई में द्वितीय कुंडली में ज्यादा होता है, एनपी में कम, एनएस में ज्यादा, द्वितीयक में ज्यादा ना। तो यदि मान लो ऊपर क्या है भाई साहब, कम है, तो यदि नीचे मान लो 10 है तो ऊपर कम होगा, तो कोई 8 ले लो, तो 8 1 कम 8 और फिर 8 दूनी 16, कुछ 1 से अधिक आएगा, ऐसा यही है परिणामन अनुपात। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात ही बच्चों कहलाता है परिणामन अनुपात।
क्या कहलाता है? परिणामन अनुपात। चीजें क्लियर है? तो आपने ये समझ लिया अंतर भाई साहब कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर में अपचाई का मतलब वोल्टेज को घटाना, ऊंचाई मतलब वोल्टेज को बढ़ाना। दूसरा भाई अपचाई में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से कम होता है, ऊंचाई में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होता है। यह धारा की प्रबलता को बढ़ाता है। जो अपचाई ट्रांसफार्मर है धारा के मान को बढ़ा देता है, प्रबलता बढ़ा देता है। जो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ये धारा की प्रबलता को कम कर देता है, घटा देता है। इसका परिणामन अनुपात 1 से कम होता है। सिंपल है। सेकेंड में फर्स्ट को अपन डिवाइड करेंगे, सेकेंडरी अपान प्राइमरी, इनमें फेरों की संख्या जो भी होगी डिवाइड करेंगे तो आपका परिणामन अनुपात आ जाएगा। इसमें परिणामन अनुपात 1 से अधिक होता है बच्चों। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब बात करते हैं बच्चों इसकी संरचना की। अब आप लोग बनावट या संरचना हेडिंग लगाओ, ठीक है? बिल्कुल चिंता ना करो, जो लिखना होगा हम आपको लिखाएंगे। अभी संरचना क्या होता है बच्चों, देखो संरचना क्या होता है कि जैसे हम इसको पूरा ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं तो पहले हमें ये दिखो जैसे कई सारे आयताकार टुकड़े नजर आ रहे हैं, ठीक है? तो इसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, पटलित क्रोड नर्म लोहे की आयताकार या वृत्ताकार, जो हम इसको क्रोड बना रहे होते हैं, क्रोड मतलब ये पूरा भाग, फेरों की संख्या को हटा दो तो हमारा क्रोड बन जाता है, ये क्रोड। अब ये क्रोड कैसे बनता है? तो या तो आप आयताकार टुकड़ा देख रहे हो, आयताकार ले लो, या तो आप वृत्ताकार पट्टियों से बना होता है जिसके बीच का भाग क्या होता है, निकला रहता है। जैसे मान लीजिए एक आयताकार पट्टी हो गया है ना, और बीच का भाग जो है खाली है। इसको आप कैसे समझोगे? तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से एक आयताकार टुकड़ा आपको दिख रहा है और इसके बीच का भाग भी इसको खाली कर दिया जाता है। अब इस प्रकार के कई पट्टियों को अपन क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। ये ट्रांसफार्मर में यही होता है बच्चों कि जब हम क्रोड बनाते हैं तो क्रोड को बनाने के लिए क्या करते हैं, धातु का या मान लीजिए कोई भी धातु हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, सबसे ज्यादा लोहे का ही बना होता है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो हमारा वृत्ताकार, ये वृत्ताकार भी हो सकता है लेकिन बीच का भाग यहाँ पर देखो कटा हुआ रहेगा, आयताकार या वृत्ताकार भाग कटा रहेगा। और इस जैसे हमारे पास कई पट्टियां है ना, इन पट्टियों को अपन वार्निश से क्या कर देते हैं, पूरा है ना कलर कर देते हैं ताकि इसमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का क्षय ना हो, है ना। हम पता चला हम जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही वहां से, वो खत्म कहानी, इसी में सब चला जाए। तो इसको क्या करते हैं अपन कि नर्म लोहे के क्रोड जो भी हम पटलित क्रोड बनाते हैं, इसको हम नर्म लोहे का आयताकार या वृत्ताकार क्या करते हैं, पट्टियां बना लेते हैं और बीच का भाग भी क्या होता है बच्चों, ये कटा हुआ रहता है। अब इसमें वार्निश या पेंट कर देते हैं और जितना भी मोटाई का बनाना होता है, एक के ऊपर एक दूसरा लेयर लगा करके, यानी कई पट्टियां आपस में लगा करके आवश्यक मोटाई का इसको बना लेते हैं। और फिर इनके एक भुजा, इसको हम प्राथमिक मान लेते हैं, द्वितीयक, एक साइड प्राथमिक एक साइड द्वितीयक, फेरों की संख्या लपेट देते हैं, खत्म कहानी। यही हमारा ट्रांसफार्मर कहला जाता है। तो इसका बनावट एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा बच्चों कि इसका जो क्रोड बनाया जाता है, पटलित क्रोड जो होता है, ये नर्म लोहे का आयताकार या वृत्ताकार पट्टियों से बना होता है। आयताकार वृत्ताकार पट्टी, जैसे मैं आयताकार पट्टी ले लिया और इसके बीच का भाग भी मैं आयताकार भाग है ना निकाल दिया, मतलब बीच का जो लोहा है वो निकाल दिया जाता है, तो ये वृत्ताकार भाग कटा हुआ रहता है। यानी पटलित क्रोड बनाने के लिए हम आयताकार वृत्ताकार पट्टी लेते हैं और बीच का भी आयताकार या वृत्ताकार भाग कटा हुआ भाग निकाल देते हैं, यानी बीच का कटा हुआ भाग रहता है। और इन पट्टियों को क्या करते हैं, वार्निश लगा देते हैं, वार्निश कर देते हैं। और जितना भी हमें आवश्यकता पड़ता है उसको आवश्यकता के अनुसार तह देकर एक के ऊपर दूसरी पट्टी, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 पट्टियां दिख रही है, तो इसके ऊपर दूसरी पट्टी, फिर तीसरी पट्टी, फिर चौथी पट्टी, जितने भी सब में वार्निश लगाकर इसको आवश्यक देकर के तह जितनी भी जरूरत पड़ती है उसको पट्टी में क्या कर देते हैं, इसको मतलब संबंधित कर देते हैं एक दूसरे से, और ये पूरा एक मोटा क्रोड बन जाता है। अब इसके जैसे इधर मैं प्राथमिक मान लूं, इधर सेकेंडरी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, दो मेरे पास सिरे हैं, इन दोनों सिरों पर जैसे ये प्राइमरी हो गया, द्वितीयक कुंडली हो गया, है ना, सिंपल है। प्राइमरी अब इधर और इधर द्वितीयक, इसमें क्या है, विद्युत रुद्ध तांबे के तार को लपेट दिया जाता है, तो 2 कुंडली लपेट दी जाती है, इधर एक, इधर एक, इधर एक को हम प्राइमरी कहते हैं, एक को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो इसके बाद बच्चों अब हम बात करेंगे कार्यविधि के बारे में कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाई जाती है तो द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। यह प्रत्यावर्ती धारा क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है ना। थोड़ा सा मैं गलत यहाँ पे पढ़ दिया कि जब हम प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो प्राथमिक कुंडली में ही प्रत्यावर्ती धारा बहती है, पहले द्वितीयक कुंडली में नहीं बहती है।
प्रत्यावर्ती धारा के कोण में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है और चुंबकीय फ्लक्स के मान में बार बार परिवर्तन होने से भाई साहब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब इसको ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, ये डायग्राम के सहारे से देखो आप लोग। ये हमारा प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। जब हम प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं तो इसमें जो भी कुंडली में आपका तांबे का तार है इसमें धारा बहने लगती है। सिंपल है, धारा बहने से इसके चुंबकीय क्षेत्र में मतलब इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, धारा से भी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। सिंपल है। अब क्या होता है, इसके कारण ये द्वितीय कुंडली इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बार बार परिवर्तन होते रहता है। और जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो भाई साहब उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक धारा, किसी भी चालक तार में धारा बहाते हैं तो उसी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। चुंबकीय क्षेत्र से भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्राथमिक कुंडली में हमने धारा बहाया तो इसमें धारा बहाने से क्या हुआ, इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। अच्छा, इसी के कारण चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। इस द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और जब भाई चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो द्वितीय कुंडली में एक प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और यही सिद्धांत कहलाता है अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। मतलब एक कुंडली में हमने धारा बहाया तो द्वितीय कुंडली में प्रेरण की क्रिया के फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न हो जाना। ठीक है, सिंपल है, ये कार्यविधि आपने समझ लिया। अब यहां से हमारा शुरू होता है थ्योरम, और थ्योरम प्यारे बच्चों सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत आप बहुत अच्छे तरीके से समझना, बिल्कुल सिंपल भी है, आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि 10 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाए, ये संभव नहीं है बच्चों। यदि थोड़ा सा यदि आप मेहनत करते हैं तो आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग लगाए सिद्धांत थोड़ा सा समझो। मैं बात करता हूं मान लीजिए प्राइमरी की, प्राइमरी सेकेंडरी द्वितीयक में सब में कहीं ना कहीं कुंडली में फेरों की संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप लोग पहले थोड़ा समझो कि जैसे हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है और यदि इसमें आप लोग धारा बहा रहे हैं, क्या धारा बहा रहे हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सिद्धांत आपने पढ़ा है। अच्छा, फैराडे का नियम आपने पढ़ा, फैराडे का द्वितीय नियम नहीं पढ़ेंगे थोड़ा समझ लो। एक ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राथमिक में फेरों की संख्या NP, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यदि मैं सेकेंडरी में फेरों की संख्या तो NS कहूंगा। ठीक, अब इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा, विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो यदि मैं विद्युत वाहक बल EP प्राइमरी के लिए बात करूं तो इस पर कितना फेरों की संख्या है और कितना चुंबकीय फ्लक्स है। ये फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, माइनस ये ऋण चिन्ह किस बात का प्रतीक है, जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ठीक है, ये प्राइमरी की बात करता हूं। सेकेंडरी में बच्चों ES बराबर कितना हो जाएगा, माइनस NS और d∅dt। सही है, ये कहां से आ गया सर, तो फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है द्वितीय नियम है। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं कि बच्चों ये जो ES है इसमें EP का आप भाग दे दो, ES में EP का भाग दे दो। एक काम करो, भाग दे दो, कितना बचेगा, तो ES में मैंने EP का भाग दे दिया तो d∅dt है, यहाँ पे d∅dt कट जाएगा तो ES में यहाँ पर बचेगा NS बटा NP। सही है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों में भाग दोगे तो d∅dt कट जाएगा। ES में भाग दे रहा हूँ यानी NS बटा NP बचेगा। ये चीज आपको एक समीकरण मिल गया, सिंपल है। ठीक है, तो ये कहां से आ गया कि माना प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या NP, द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या NS है और यदि चुंबकीय फ्लक्स, हम कह रहे हैं कि भाई फेरों की संख्या है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, धारा बहाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और ये चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, फेरों की संख्या पर। कितना भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है। ठीक है, द्वितीय नियम के आधार पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसमें फेरों की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही होगा। तो ये EP का मान है d∅dt पर निर्भर करता है और जो NP है कितने फेरे हैं भाई, कुल फेरों की संख्या उतना ही तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा। समझ रहे हो, ये चीज तो क्लियर है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा भाई साहब। तो थोड़ा सा आप लिखेंगे कैसे सर, यही तो समझ में नहीं आ रही है ना। चलो, तुम्हारा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NP और NS है।
पी का मतलब प्राइमरी और एस का मतलब सेकेंडरी बच्चों, इसलिए एनपी और एनएस कर दिया हमने। ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें कई सारे क्वेश्चन छुपे हैं। आज जो ट्रांसफार्मर करा रहा हूं ना, ये तो ट्रांसफार्मर की परिभाषा एक क्वेश्चन हो गया, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत संरचना समझाओ, कभी कभी तो कार्य विधि और संरचना समझाओ, कभी कभी तो क्वेश्चन इससे हानि क्या होता है, कभी कभी इसमें जो डिफरेंस है अपचाई उच्चाई में, इसमें डिफरेंस पूछ दिया जाता है। तो ये चीज तो आपको क्लियर है, फेरों की संख्या है ना। अब यदि भाई साहब चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फैराडे का नियम क्या कहता है, ईपी बराबर एनपी डी फाई अपॉन डी। ये चीज तो सबको पता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम कि जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। जितना चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही अधिक होगा। यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में कम परिवर्तन हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कम होगा। अब माइनस किस बात का प्रतीक है, माइनस इस चिन्ह का या इस बात का प्रतीक है कि जो प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न हो रहा होता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के आधार पर ये जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ये बच्चों उसी चुंबकीय फ्लक्स का या उसी धारा का विरोध करेगा जिसके कारण उत्पन्न हुआ है। समझ रहे हो। इसी प्रकार से यदि द्वितीय कुंडली की मैं बात करूं, द्वितीय कुंडली में हो जाएगा ES बराबर माइनस NS अपान इंटू डी फाई अपान dt हो जाएगा। ES बराबर माइनस NS डी फाई अपान dt हो जाएगा। ठीक, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो तो यहां तक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ES में EP का भाग दे दो तो NS बटा NP, बाकी डी फाई अपान dt दोनों सेम है, देख सकते हो आप लोग समीकरण 1 2 में दोनों सेम है, तो दोनों के दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या अपना ES बटा EP बराबर NS बटा NP। इसी को हम आगे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा EP और ES क्या है, वोल्टता के बराबर हो, यानी जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो वोल्टता के बराबर हो। वोल्टता मतलब ES जो है VS के बराबर हो जाएगा। देखो ES क्या है, विद्युत वाहक बल है, वोल्टता के बराबर तो हम इसको VS है ना, EP को हम VP लिख सकते हैं, सिंपल है और कुछ भी नहीं है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब देखो थोड़ा इसके बाद मैटर बढ़ेगा बच्चों, इसके बाद मैटर क्या बढ़ेगा, हमने आपको ये समझाया कि समीकरण में हमने जब भाग दिया तो हमारे पास आया ES बटा EP बराबर NS बटा NP, ये चीज आपने देख लिया। और इसी को कहा गया कि भाई साहब ये जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो हमारे किसके बराबर हो, वोल्टता के बराबर हो, जितना हम वोल्टेज दे रहे हैं उतना हो, तो फिर क्या हो जाएगा VS बटा VP हो जाएगा है ना, बराबर NS बटा NP हो जाएगा। ये जो भी समीकरण 3 से 4 आ गया तो समीकरण 4 दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं और हमारे पास ये ट्रांसफार्मर नजर आ रहा है कि जितना शक्ति यहां पे है उतना शक्ति यहां पर भी होगा। प्राथमिक कुंडली में मतलब जितना निवेश कर रहा है उतना ही निर्गत होना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा हूं प्राथमिक कुंडली में वोल्टता मैंने VP दिया, इसमें जो धारा है वो IP बा, यही तो शक्ति है। और द्वितीय कुंडली में वोल्टेज VS है और इसमें धारा IS बह रहा है, ये इसकी शक्ति है। तो ये हमारा निवेशी शक्ति, मतलब जितना इसको शक्ति मिल रहा है प्राइमरी में उतना ही द्वितीयक में होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां से निष्कर्ष यदि मैं निकालूं तो VS बटा VP निकालूं, देखो VS रहने दूं बटा VP को इधर ले गया, IS को इधर लाया तो IP बटा IS। ठीक है, इसको मैं समीकरण 5 दे देता हूं। समझ रहे हो बच्चों। अब यहां से देखो जरा थोड़ा समझना, ये हमारा VS बटा VP है, बिल्कुल सही है सर, VS बटा VP है, इसको रहने दो। ये किसके बराबर है, NS बटा NP के, सही बात है, NS बटा NP के। और यही VS बटा VP जो है IP बटा IS के। वाह यार, मतलब देखो जरा यहां पर देखना मजा आएगा कि सेकेंडरी में यदि फेरों की संख्या अधिक है तो उसमें जो वोल्टेज मिलेगा अधिक मिलेगा, लेकिन I जो है अपोजिट है, यानी धारा की प्रबलता कम हो जाएगी। बड़ा खतरनाक चीजें देख रहे हो। इससे निष्कर्ष निकलेगा, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, सबसे महत्वपूर्ण तो यही चीज है जो आप सीख रहे हो। देखो मैं जो भी निकालता हूं सबूत के साथ पूरा विधिवत, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एक एक पॉइंट कोशिश करता हूं समझाने के लिए। यार लंबा चलेगा, थोड़ा सा मजे से पढ़ो, समय ले लो, लेकिन भाई साहब बनना चाहिए यार, समझ रहे हो, बनना चाहिए
भाई साहब मैंने कहा प्राइमरी में जो भी शक्ति है वो द्वितीयक में भी वही शक्ति है। फिर मैं इससे कहा कि भाई साहब आप निकाल लो VS बटा VP, तो VP को इधर ले जाओ, VP यहां गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो VS बटा VP। IS को इधर ले जाओ तो IP बटा IS हो जाता है। फिर समीकरण ये 4 है और समीकरण ये 5 है। इन दोनों से निष्कर्ष निकला तो VS बटा VP किसके बराबर, NS बटा NP के और IP बटा IS के। इस समीकरण 6 में सबसे ज्यादा निष्कर्ष निकलने वाला है। समीकरण 6 से क्या निष्कर्ष निकलेगा सर, कि भाई साहब जो सेकेंडरी में यदि वोल्टेज मैं कहता हूं सेकेंडरी में अधिक है प्राइमरी से, तो कहीं ना कहीं NS VS का सीधा समानुपाती रख रहा है। तब मेरे बच्चों मैं कह सकता हूं कि NS में फेरों की संख्या अधिक होगी NP से, और वहीं पे जो प्राइमरी है, प्राइमरी में धारा अधिक होगा IS से, मतलब IS पे धारा कम हो रहा है। सेकेंडरी में वोल्टेज अधिक है, कब, जब सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक होगी, सीधा समानुपाती है, देख सकते हो। लेकिन IS जो है इसके व्युत्क्रम में उल्टा है, इसलिए इसका संबंध उल्टा हो जाएगा, इसका संबंध उल्टा हो जाएगा। यानी सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक है तो वोल्टता अधिक होगी, यानी वोल्टेज बढ़ा रहा है, इसे बोलेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर, किंतु धारा की प्रबलता को कम कर रहा है, इसका अपोजिट सेम डायरेक्शन। देख लो बच्चों, समझ रहे हो, फिर से समझो। सेकेंडरी है ये, यदि इसमें मैं कह दूं कि वोल्टेज अधिक है तो कहीं ना कहीं इसमें कुंडली में फेरों की संख्या अधिक थी, और जब ये हमारा कंडीशन आया यानी वोल्टेज बढ़ा रहा है तो यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, किंतु यह जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ये IS का मान कम कर रहा है क्योंकि व्युत्क्रम है बच्चों, ये सिंपल है। इसके अपोजिट यदि कर दें कि VS का मान यदि कम है VP से, VS का मान कम है, तो सेकेंडरी NS में NP से कम होना चाहिए फेरों की संख्या, मतलब NS सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम होगी, समानुपाती। यदि VS कम है तो NS कम होगा, VS कम है VP से तो NS कम होगा NP से। लेकिन बच्चों यदि NS कम है तो IS बढ़ेगा क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूं बार बार। यदि VS कम है VP से तो NS कम होगा, सीधा समानुपाती, VS ऊपर तो NS ऊपर। सिंपल समझो, ऊपर का ऊपर से संबंध बनाओ कि यदि VS अधिक है, सॉरी कम है, यानी द्वितीय कुंडली में वोल्टेज कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें फेरों की संख्या कम होनी चाहिए, किंतु यहीं पे धारा की बात करते हैं तो धारा अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है बच्चों। यानी IS में, यानी द्वितीय कुंडली में जो धारा का मान होता है वो बढ़ जाता है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाया, तो यह एक अपचायक ट्रांसफार्मर कहला जाता है, क्योंकि कहा गया ना द्वितीय कुंडली में वोल्टेज कम है तो फेरों की संख्या कम होगी, और हमने आपको समझाया था कि अपचायी ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, जो धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। क्योंकि यहां से समझो यदि VS कम है तो NS भी कम है, और NS कम है इसका मतलब IS अधिक है, अपोजिट है, व्युत्क्रम है। यानी बच्चों यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है तो वोल्टेज कम मिल रहा है किंतु धारा की प्रबलता बढ़ रही है। इसके अपोजिट यदि VS अधिक है, VS अधिक है तो NS भी अधिक होगा NP से, और IS का मान कम होगा, क्योंकि जो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है और धारक प्रबलता को कम करता। बिल्कुल अपोजिट, समझ रहे हो, बिल्कुल अपोजिट होता बच्चों। एक चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझना चाहो तो समझ सकते हो, और यही चीज बिल्कुल कठिन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका सिद्धांत भी कंप्लीट हो गया बच्चों, समझ रहे हो। तो क्या हमारा आज का थोड़ा जो हमारा लेक्चर है कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के कुछ ऊर्जा क्षय, मतलब ट्रांसफार्मर में किस प्रकार से ऊर्जा क्षय होती है। ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है आपको। ताम्र क्षय किस प्रकार से होता है, तो देखो ट्रांसफार्मर की कुंडलियां तांबे के तार से बनी होती है। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि हमने कहा ये जो क्रोड होता है ये नर्म लोहे का एक पटली, तो मान लीजिए क्रोड होता है, इसको बनाने के लिए हम तांबे के आयताकार, या मान लीजिए हम तांबे का नहीं लेंगे, लोहे का आयताकार पट्टी लेते हैं या वृत्ताकार,
और बीच का भी आयताकार पट्टी काट देते हैं और कई सारे पट्टियों पर हम क्या करते हैं, वार्निश लगाकर तह देकर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। फिर इसमें प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली आवश्यकता अनुसार फेरों की संख्या लपेट दी जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर का निर्माण हो जाता है। तो इसमें जो फेरों की संख्या वो तो तांबे की तार की बनाई जाती है। तो ट्रांसफार्मर की कुंडलियां तांबे की तार की बनी होती है। इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होगा, बिल्कुल दुनिया में ऐसा कोई तार नहीं जिसका प्रतिरोध ना हो। अतः इनमें से धारा प्रवाहित होने पर जूल प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा जो होती है बच्चों, वो नष्ट हो जाती है। यानी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में इसकी जो विद्युत ऊर्जा है कुछ ना कुछ क्षय हो जाता है। भाई तांबे का तार है, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, ये तार कुछ ना कुछ जूल प्रभाव के आधार पर ये ऊष्मा लेगा, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगा, जिसे ताम्रक्षय कहते हैं। सिंपल है। दूसरा चुंबकीय फ्लक्स क्षय। चुंबकीय फ्लक्स का क्षय का मतलब ये होता है जैसे प्राथमिक कुंडली में हमने धारा बहाया, इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली जो द्वितीय कुंडली से होकर जाएंगी, तभी द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तभी इससे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। हो सकता है इसमें मान लो 50 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हो और द्वितीय कुंडली में मान लो 40 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हो। चीजें समझो, प्राथमिक कुंडली में हमने धारा बहाया, हां सर धारा बहाया तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया, बिल्कुल हो गया। चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली, हां निकली, तो अब यहां से निकली कहां पे जाएगी, द्वितीय कुंडली में। द्वितीय कुंडली में हो सकता है सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएं, हो सकता है कुछ रेखाएं ना जाएं, तो फिर इसमें चुंबकीय फ्लक्स में जो चाहिए परिवर्तन वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान है कि नहीं, बिल्कुल यही है चुंबकीय फ्लक्स है। भाई प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, जिसके कुछ फ्लक्स का क्षरण वायु में होते रहता है, यानी वायु में ही कंपन करते रह गया। इस क्षय को हम चुंबकीय फ्लक्स क्षय कहते हैं। भाई प्राथमिक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स के माने परिवर्तन का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, क्योंकि किसी भी पृष्ठ से लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उन्हीं को संख्या को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन बच्चों। अब प्राथमिक कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश कर रही है, हो सकती है कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वायु में ही गति करते रह जाए, तो फिर वो तो क्षय है, समझ रहे हो। चलो दूसरा हमारा लौह क्षय। लौह क्षय का मतलब ये है ट्रांसफार्मर का जो क्रूड होता है वो नरम लोहे का बना होता है। बिल्कुल हमने कहा आयताकार पट्टियां ले लो, बीच का भाग काट दो और फिर आवश्यकता है मोटाई बना दो, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली जोड़ दो, सिंपल है। तो क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होती है, मतलब नरम लोहे का बना होता है। जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो भंवर धारा, चक्करदार भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है ना। अतः ऊर्जा कुछ है, भंवर धारा के कारण ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, इसलिए लौह क्षय हो जाता है। शैथिल्य हानि क्या है, बार बार चुंबकित करते हैं, विचुंबकित करते हैं। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कई बार क्या है, बार बार ये जो क्रोड है बच्चों, ये क्रोड है ना, ये क्रोड है, ये क्रोड है। क्रोड बार बार क्या होता है, चुंबकित होता है, विचुंबकित होता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का अपव्यय हो जाता है, कुछ न कुछ ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है, और यही हानि जो है शैथिल्य हानि कहलाती है। तो अब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, और आप लोग लिखना है तो लिख लो भाई। ट्रांसफार्मर के उपयोग पावर सप्लाई में, दूसरा रेडियो टेलीविजन टेलीफोन रेफ्रिजरेटर मोटर आदि में, बिल्डिंग कार्य के लिए कम वोल्टता का प्रबल धारा की आवश्यक होता है ना। नाइट लैंप में कम वोल्टता प्राप्त करने के लिए अब चाहे ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो कई सारे आपके दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। एलिमिनेटर और पावर सप्लाई में, रेडियो टेलीविजन टेलीफोन रेफ्रिजरेटर मोटर आदि में, बिल्डिंग कार्य के लिए, नाइट लैंप के लिए, इन सब में प्रयोग करते हैं। तो लो भैया, आज का जो अंत तक देखा होगा ना बच्चा, वो महान है यार। जो लास्ट तक वीडियो देखता है वो बहुत महान है। रुक भाई, दूसरा मोबाइल भी देखो बजने लग जाता है यार। कोई बात नहीं बच्चों, तो काफी मेहनत के बाद हमारा नतीजा यहां तक निकला कि ट्रांसफार्मर की सारी डिटेल्स एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। फिर देर किस बात की बच्चों, आप लोग बेहतर तैयार कर लो वीडियो, ऐसे ही आप लोग देखते रहना और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो देर किस बात की, बस फटाफट लाइक करके शेयर करो ना यार, कहने की बात ना हो भाई, लाइक शेयर तो बनता है यार। ओके, नोट से इसका हैंड रिटन लेना है तो 9685293949 पर कांटेक्ट करना है। 100 रुपए चार्ज है भैया, लेकिन बेहतर रूप से नोट्स दिए जाते हैं और आप बेहतर रूप से तैयारी भी कर सकते हैं। जय हिंद, ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, फ्रेंड्स, सिस्टर एंड ब्रदर।